अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। और नॉवल शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आप सबको, मेरी यूट्यूब जितने भी व्यूवर्स हैं उनको और सब्सक्राइबर्स को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ ईद सेलिब्रेट की है, कौन से सिटी में और कौन से कंट्री में आपने ईद को सेलिब्रेट किया है। तो आइए नॉवल का आगाज़ करते हैं। आज है नॉवल की 5वीं एपिसोड और नॉवल का नाम है बिसात और इसको लिखा है ज़ैनब राजपूत ने। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपने नॉवल का आगाज़ करते हैं। मैं अकेला चला जाता हूँ मोरे, वक्त को रहने दें। लब भींजे वो संजीदगी से अपनी नजरें झुकाकर गोया हुआ, तो अलमारी में कुछ ढूंढती बारीना खानम के हाथ एक पल को थमे। वो क्यों नहीं जाएगा? हमारा भाई ने तो इतना चाव से तुम्हारा और तुम्हारा दुल्हन का दावत किया है दरक, तुम दोनों जाएगा। वो अलमारी जोर से बंद करते उसकी जानिब मुड़ी थी। जिसने कुछ कहना चाहा मगर फिर खामोशी से गहरी सांस भरते रह गया। दरवाजा पर दस्तक हुई थी। वक्त सलाम करती अंदर दाखिल हुई तो दरक की मौजूदगी महसूस करते उसके चेहरे पर करख्तगी सी छाई। आपने याद किया चच्ची? वो बमुश्किल से अपने आप को संभालते संजीदगी से गोया हुई। हाँ, यहाँ बैठो, अम कुछ देना चाहता है तुम्हें। वो इसे सर तपैर बगौर देखती संजीदगी से बोली। वक्त चारों नाचार दर खानदादा के करीब विराजमान हुई थी। ये हमारा शादी का निशानी है, हमारा मोरे ने ये हमें दिया था और हमने अपना दोनों बहुओं के लिए एक एक कंगन संभाल के रखा है। दरक तो नहीं, अलबत्ता दरक का शादी तो हुआ है, इसलिए अब ये तुम्हारा हुआ। वो खूबसूरत कंगन दरक की तरफ बढ़ाते बोली थी। आंखों में सर्द मेहरी थी, मगर वो बेटे की खुशी को अपनी खुशियों पर तरजीह देने का फैसला कर चुकी थी। दरक अपना औरत को अपना हाथों से पहनाओ ये कंगन। बारीना खानम दरक को घूरते हुए बोली, जो कंगन वक्त की जानिब बढ़ा रहा था। मोरे के हुक्म पर उसने वक्त का हाथ थामे नरमी से वो कंगन उसकी कलाई की जीनत बना डाला। आज रात तुम दोनों का दावत है, हमारा भाई का घर, इसलिए तुम अच्छा सा तैयार होकर अपना मर्द के साथ शाम को रवाना होगी। आज रात वही कयाम करना है तुम दोनों को। वो वक्त और दरक दोनों से मुखातिब थी, जिन्होंने अचानक एक दूसरे को देखते नजरें चुराई थी। जी मोरे, आप बेफिक्र रहें, हम जरूर जाएंगे। दरक खानदादा माँ को देखते शाइस्तगी से गोया हुआ। वक्त कमरे में जाओ मेरा और अपना लिबास निकालो। वो वक्त की तरफ मुड़ा, उसे संजीदगी से देखते वो दो टोक तहकुम भरे अंदाज में बोला। वक्त उसे गुस्से से घूरती जी कहते उठी थी। दरक खानदादा माँ से इजाजत लेता उनके कमरे से बाहर निकल गया। जी सब्सक्राइबर्स, मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बच्चों का बीच में शोर सुनाई दे तो प्लीज़ उसको नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि यहाँ पे स्कूल्स हॉलीडेज चल रही हैं और बच्चे आजकल घर पे हैं, तो बहुत शोर करते हैं। बहुत मना करने के बावजूद उनका शोर जो है वो बंद नहीं होता। तो अगर बच्चों का शोर आए तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। सुर्ख रंग की खूबसूरत मैक्सी जेब तन किए वो कब से अपना खूबसूरत सरापा शीशे में देख रही थी। थोड़ी देर पहले ही पार्लर वाली ने उसका हल्का फुल थोड़ी देर पहले ही पार्लर वाली उसका हल्का फुल्का मेकअप कर गई थी। बख्तियार खान की बीवी उसे जरा खानदादा के कमरे में छोड़ गई थी। सारा कमरा खूबसूरती से सजाया गया था और अब बैठते बैठते वो थक गई तो उठते उसने खुद को इन भारी जेवरात से आज़ाद करना चाहा, मगर आईने के सामने जाते ही वो ठटक सी गई थी। जिंदगी में पहली मर्तबा वो इस कदर तैयार हुई थी। दुल्हन का लिबास उसके खूबसूरत बदन पर क़यामत ढा रहा था। चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट फैली। वो हाथ बढ़ाते दुपट्टा अपने सर से उतारते कुर्सी पर रख गई। गर्दन में जगमगाता खूबसूरत नेकलेस और उसका सांस बंद कर रहा था। जब ही उसने उजरत में हाथ पीछे की जानिब ले जाते नेकलेस को खोलना चाहा, मगर अचानक अपने गिर्द किसी के मजबूत हिसार को महसूस करते उसने झट से अपनी झुकी पलकें ऊपर उठाई थी। सुरमई आंखों में लगा गहरा काजल उसकी खूबसूरती को कई गुना तक बढ़ा गया था। दरखानी ने धड़कते दिल से अपने पीछे उभरते जरा खानदादा के अक्स को देखा, जो सफेद शलवार कमीज पहने बेहद खूबरू दिख रहा था। इतनी भी क्या जल्दी है बेगम, कम से कम जिसके लिए तैयार हुई हैं उसे तो देख लेने दें। दरहानी के दोनों हाथ थामे वो झुककर उसके गुलाबी गाल पर रखते मखमूर से लहजे में बोला था। उसकी हरकत पर अगले ही लम्हे दरखानी की आंखें शर्मो घबराहट से झुकी। दिल 200 की स्पीड से धड़क रहा था। वो
मुझे उलझन हो रही थी, तो बस इसलिए वो थूक निकलते नजरें झुकाकर मिनमिनाई। जरा खानदादा तो उसके दिलनशी रूप को देखता बुरी तरह से घायल हुआ था। वो उसकी झुकी नजरों को देखते उसे नरमी से कुर्सी पर बिठा गया। दरखानी की घबराहट अरूज पर थी। जरा खानजादा बाइस्तगी से उसके जेवरात उतारते उसके करीब घुटनों के बल झुका था। दोनों हाथ अपने हाथों में मजबूती से जकड़ते उसने मोहब्बत भरी निगाहों से इस परिवश को देखा, जिसे एक नजर देखते ही उसका दिल उसका अपना नहीं रहा था। आज वो उसकी महरम बनकर उसके रूबरू थी, तो दिल जैसे काबू से बाहर हो गया था। मैं ज्यादा बड़े बड़े वादे नहीं करूंगा खानी, मगर मैं आज अपनी बीवी से एक वादा जरूर करूंगा कि ताउम्र तुम्हारी आंखों में मेरी वजह से कोई आंसू नहीं आएगा। मैं तुम्हें खुद से बढ़कर चाहूंगा कि तुम जिंदगी के हर गम को मेरी संगत में भूल जाओगी। वो इन खूबसूरत नैन कटोरों में अपनी नजरें गाड़े एक एक लफ्ज पर जोर डालते शिद्दत भरे अंदाज में बोला था। दरखानी की नजरें एकदम से झुकी थी। इतनी मोहब्बत, इतना मान आज तक किसी ने नहीं दिया था जितना उस शख्स ने इसे चंद दिनों में दे दिया था। मगरूर होना तो बनता था ना। बस मुझे कभी अकेला मत छोड़िएगा, वो भीगी आंखों समेत बस इतना ही बोली थी। जरा खानजादा ने मुस्कुराते हुए उसके हाथों को चूमते उसे सीने में भींच डाला था। जिंदगी के उतार चढ़ाव तो हर किसी के लिए इम्तिहान बनकर आते हैं, मगर एक मुखलिस शख्स का साथ, खुदा पर कामिल यकीन हमें हर आजमाइश, हर मुसीबत में सुरखरू कर देता है। दरखानी की आजमाइशों के सिलसिले में दरखानी की आजमाइशों के सिले में खुदा ने उसे दर खानदादा के साथ से नवाज दिया था, और आगे आने वाले हर इम्तिहान का सामना वो अपने शोर की हमराही में खुश उसलूबी से कर सकती थी। शदीद किस्म के ज़हनी दबाव में है आपकी वाइफ। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ अर्सा के लिए इन्हें किसी पुरसकून माहौल में ले जाएं। दीदम का मुकम्मल चेकअप करने के बाद डॉक्टर साइका ने संजीदगी से दारियान को उसकी ज़हनी हालत की बाबत आगाह किया था, जिसके खूबरू चेहरे पर ढेरों फिक्र आया थी। मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर, मगर कुछ अर्सा के लिए मैं दीदम को कहीं भी नहीं ले जा सकता। वो पेशानी मसलते गहरी सांस भरते हुए बोला। वो सच में इन संगीन सूरत हाल के बाद दीदम को कहीं भी नहीं ले जा सकता था। वो अपनी हवेली में महफूज नहीं थी। कहीं बाहर ले जाने का मतलब इसे अपनों और दुश्मनों के सामने फेंक देना था, जो कि वो नहीं चाहता था। तो फिर आप कुछ ऐसा करें कि इनकी जिंदगी मसरूफ हो जाए। वो बार बार पुरानी चीजों को सोचने की बजाय अपनी मौजूदा जिंदगी पर तवज्जो दें। दारियान ने एक निगाह बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी दीदम पर डालते सवालिया नजरों से डॉक्टर को देखा। क्या मतलब? मैं भला कैसे इसे मसरूफ कर सकता हूँ? वो कैसे इन सोचों से छुटकारा हासिल कर सकती हैं डॉक्टर? वो सच में खासा मुतफक्कर था। मामलात की सोच से भी बढ़कर पेचीदा हो गए थे। ये आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं मिस्टर दारियान खान, आप शोहर हैं। इनकी और शादी के बाद एक औरत के लिए बच्चे से ज्यादा खूबसूरत मसरूफियत और कोई नहीं हो सकती। डॉक्टर साइका की बात पर वो ठटका। एक नजर डॉक्टर को देखते इसने बेइख्तियारी में दीदम दारियान अब्बास खान को देखा था। वो मासूम लड़की उसकी जिंदगी का सरमाया थी। उसे महफूज रखने के लिए वो अपनी जान तक दे सकता था। यहाँ तो महज से एक बच्चे की बात थी। शुक्रिया डॉक्टर, मैं कोशिश करूंगा कि दीदम ज्यादा से ज्यादा मसरूफ रह सके। सीने पर हाथ बांधे उसने दो टोक अंदाज में कहा, तो डॉक्टर मबहम सा मुस्कुराई। तरस बात में हिलाते हुए से अलबदा कहते सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई, जबकि दारियान काफी देर वहीं खड़ा रहा और ये सोचता रहा था कि इसे अब क्या करना चाहिए। हमारा हाथ छोड़ो तुम खान। गुलबहार खान की दबी दबी सिसकियों की आवाज पर उसकी नींद एकदम से खुली थी। सुर्ख आंखें रगड़ते उसने तकिए से सर उठाए उसे देखा, जो अपना जला हुआ हाथ थामे बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। थोड़ी देर पहले ही वो फजर की नमाज पढ़कर सोया था। तब तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। बहराम आंखें रगड़ते हुए उठ बैठा। उसका हाथ जकड़ते उसने जैसे ही अपनी सिमत खींचा, गुलबहार खान रोते हुए चीखी थी। बहराम उसे सर्द वार्निंग देती नजर से घूरते बगौर उसके जले हुए हाथ का जायजा लेने लगा। सोते हुए शायद हाथ उसके नीचे आया था, जब भी सारा हाथ बुरी तरह से सुर्ख हुआ पड़ा था। वो झटके से बिस्तर से उतरा, कमीज के बटन लगाते उसने उजलत में गाड़ी की चाबियां और वॉलेट उठाया था। गुलबहार बस हाथ थामे सिसक रही थी। बहराम उसे संजीदगी से घूरते अलमारी की तरफ बढ़ा, मगर कोई भी शॉल या चादर उसे इस काबिल नहीं लगी थी जो उसकी बीवी ओढ़ सके। जबड़े भींजे वो इस अपनी स्किन शॉल निकालते वापस पलटा था। भारी कदम उठाते वो बिस्तर तक गया। शॉल गुलबहार खान के कंधों पर उड़ाते वो बेड पर उसके करीब ही बैठा। गुलबहार घबराकर उससे दूर खिंच गई। उसकी हरकत बहराम खानजादा को सख्त झंझलाहट में मुब्तला कर गई थी, मगर वो कुछ भी कहे बगैर अपने जूते पहनते उसकी चप्पल सीधी कर गया।
اٹھو، اپنی شال اٹھائے اس نے شانوں پر اڑاتے گلبہار سے کہا، جو بری طرح سے روتی اپنی بھیگی آنکھیں اٹھائے سے گھورنے لگی۔ بہرام گہری سانس بھرتے چکا تھا۔ ہم کہیں نہیں جائے گا تمہارا ساتھ، ہم ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ ہمارا سامنے سے۔ وہ روتی ہوئی پیچھے کو کھسکتے بری طرح سے چیخی تھی۔ سارا خوف ڈر کہیں دور جا سویا تھا۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ اسے یہ چوٹ بہرام خان دادا کی وجہ سے آئی تھی، اور اس سے بڑھ کر وہ اسے جس بری طرح سے ہرٹ کر چکا تھا وہ اسے تعمر معاف نہیں کرنے والی تھی۔ بہرام اسے خونخوار نظروں سے گھورتے ایک دم سے اس کا بازو جکڑتے اسے اپنی سمت کھینچ گیا تھا۔ اگر تمہیں چوٹ نہ آئی ہوتی گلبہار خان تو میں 2 سیکنڈ میں تمہارا دماغ اور تمہاری چلتی زبان ٹھکانے لگا دیتا۔ وہ بپھرا ہوا اس کے چہرے کو اپنی گرم سانسوں سے جھلساتا ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا تھا، کہو رنگ آنکھوں میں چھائی سرد مہری دیکھتے گلبہار خان کے پورے وجود میں سرسراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ بدن پر لرزراہٹ سی طاری ہوئی جسے قابو کرنے کے لیے وہ دانت شدت سے بھینچ گئے۔ بہرام اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے بنا لمحے کی تاخیر کیے اسے اپنی باہوں میں بھرتا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ بہرام خان کہاں جا رہا ہے تم، اور گل کیوں رو رہا ہے؟ کمرے سے نکلتی دی جان کے قدم بہرام خان دادا کو دیکھتے تھمے تھے۔ ان کے کمرے سے قریب سے گزرتا ایک دم سے رکا تھا۔ وہ گلبہار خان کو روتا ہوا دیکھ چکی تھی، جبھی ان کی بے چینی مزید بڑھی تھی۔ وہ ابھی تک بہرام اور گلبہار کے بیچ ہوئے حادثے سے ناواقف تھی۔ جبھی بہرام سے ان کا رویہ اتنا نرم تھا۔ گل نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھا، اس کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ دی جان اس کا ہاتھ جل گیا ہے، اب پوچھیں کس کی وجہ سے اس کا ہاتھ جلا ہے، وگرنہ میں نے پوچھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ انہیں سنجیدگی سے دیکھتے سرد لہجے میں بولا تھا۔ دی جان اس کے لہجے سے زیادہ اس کی آنکھوں میں اترتے غصے پر حیران ہوئی۔ بہرام خان زیادہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کیوں کو حیران کرتے پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ نازیہ خانم! بہرام خانزادہ کی پشت کو دیکھتے دی جان نے سرد آواز میں نازیہ خانم کو پکارتے قدم باورچی خانے کی سمت بڑھا دیے۔ کمرہ سمیٹتے درخانی نے ٹھنڈی سانس بھرتے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے زرق خاندادہ کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ زرق فجر کی نماز پڑھ کر دوبارہ سے سو گیا تھا، جبکہ درخانی نہیں سوئی تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد وہ کچن میں جا کر زرق خاندادہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ تیار کر کے کمرے میں آئی تھی، مگر وہ اب تک سو رہا تھا۔ صاحب اٹھ جائیں، وہ دھیمے قدموں سے چلتی بیڈ کے نزدیک پہنچتے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے بولی تھی۔ زرق خاندادہ یوں ہی چت لیٹا منہ مزید تکیے میں چھپا گیا تھا۔ صاحب! درخانی کی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیلی تھی۔ وہ جیسے ہی اسے جگانے کی غرض سے جھکی، زرق خانزادہ نے اس کی کلائی سے جکڑتے اسے تیزی سے اپنے پہلو میں گراتے ایک ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد باندھا، سر اس کے سینے پر رکھتے وہ آنکھیں پھر سے موند گیا تھا۔ درخانی کا سانس اس کے عمل پر سینے میں الجھا۔ وہ گھبرا کر آنکھیں پھیلائے سرخ چہرے سمیت اسے خود سے دور کرنے لگی۔ اتنی خوبصورت صبح کو تم دور رہ کر برباد کر رہی تھی مسز، وہ یوں ہی آنکھیں موندے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ درخانی کی گھبراہٹ اور شرم عروج پر تھی۔ وہ لرزتی کانپتی اپنے سینے پر موجود اس کے سر کو دیکھتے لب بری طرح سے کچلنے لگی۔ آپ کو دفتر نہیں جانا آج؟ جب کچھ بات نہ بن پائی تو وہ اس کا دھیان خود سے ہٹانے کی غرض سے بولی۔ زرق خانزادہ کے لبوں کو مبہم سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ میری جان، دفتر نہیں ہاسپٹل، تمہارا شوہر ڈاکٹر ہے، اور اپنی شادی کے لیے میں نے پہلے ہی 1 ہفتے کی چھٹی لے رکھی ہے۔ تم اپنا سناؤ، کہاں جانے کے ارادے ہیں؟ وہ اس کی مزاحمت کرتے وجود کو شدت سے حصار میں جکڑتے اپنی سرخ رت جگہ کی سرخی سے بھری مخمور نظریں درخانی کے حسین چہرے پر ٹکائے بولا، میں تو کہیں نہیں جا رہی، آپ اٹھ جائیں، میں نے ناشتہ بنایا ہے آپ کے لیے۔ اسے اپنی گردن میں جھکتا محسوس کرتے ہوئے جلد بھرے انداز میں بولی، زہ نصیب، تو مطلب یہ خوبصورت صبح مزید خوبصورت ہو گئی آج تو؟ وہ جھک کر اس کی تھوڑی پر لب رکھتے مسکرا کر بولا تو درخانی کی نظریں مزید جھکی تھی۔ زرق خانزادہ کی بے باکیوں کے سامنے وہ محض نظریں ہی جھکا سکتی تھی۔ خانی، میں صاحب نہیں ہوں، تمہارا شوہر ہوں، تم مجھے زرق کہا کرو۔ تمہارے لبوں سے میرا نام سن کر میرے دل کو راحت ملے گی۔ وہ اس کی کلائی پر سجے بریسلٹ پر لب رکھتے محبت پاش لہجے میں بولا تو درخانی ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھائے اسے دیکھا اور فوراً سے نظریں جھکا گیا۔ خوبصورت سفر کی خوبصورت صبح مبارک ہو مسز خانزادہ، زرق اٹھتے اس کی پیشانی چومتا گمبھیر لہجے میں کہتے واش روم کی سمت بڑھا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی درخانی نے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتے اپنے 200 کی اسپیڈ سے دھڑکتے دل کو سنبھالا۔ خوش آمدید میرا بھانجا، کیسا ہے تم بیٹا؟ گاڑی پورچ میں روکتے وہ وقت کے ساتھ حویلی کی بیٹھک میں پہنچا تھا۔ انہیں بیٹھے ہوئے ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے جب یوسف رضا خان دروازے سے اندر آتے پرجوش سے انداز میں بولے،
درخت مسکرا کر ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر ان کے گلے ملا تھا۔ بالکل ٹھیک ہوں ماموں جان، آپ کیسے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا۔ تو یوسف خان اس سے جدا ہوتے صوفے پر بیٹھی بخت کو دیکھنے لگے۔ وہ کچھ نروس سی بیٹھی تھی۔ شادی کا بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کا بچہ، وہ بخت کے سر پر رکھتے شفقت سے بولے۔ خیر مبارک، وہ ہلکا سا مسکرا کر بس اتنا ہی بول پائی۔ درخت خاندادہ کے ماموں سے سب سے زیادہ چاہتے تھے اور وجہ وہی تھی ان کی بیٹی کے لیے وہ انہیں درخت بچپن سے دماد کے روپ میں پسند تھا۔ بخت بھی یہ بات جانتی تھی مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا اچھا برتاؤ کریں گے اس کے ساتھ۔ تم دونوں آؤ ہمارا گھر، سفر سے تک گیا ہوگا تم دونوں، کمرہ میں آرام کر لو۔ ان کے کہنے پر درخت نے سر اس بات میں ہلاتے وقت کو دیکھا جو شال سنبھالتے ہوئے اٹھی تھی۔ وہ دونوں ان کی ہمراہی میں چلتے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئے تھے جہاں سامنے سے اسی سمت آتی گلہ لئی اور بانو خانم کو دیکھتے وہ دونوں رکے۔ شادی مبارک ہو خان، بانو خانم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے سرخ نظروں سے بخت کو دیکھا تھا۔ اس خوبرو مرد کے ساتھ انہوں نے اپنی بیٹی کو سوچا تھا مگر آج وہاں بخت کھڑی تھی اس کے پہلو میں دلہن کی جگہ پر۔ شکریہ ممانی جان، درخت نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ درخت آؤ ہم تم کو اپنا نیا گھوڑا دکھا لاتا ہے، گلہ لئی تم بھابھی کو کمرہ میں چھوڑ آؤ۔ یوسف خان کو اچانک یاد آیا وہ گھوڑوں کے شوقین تھے اور انہی کی طرح یہ شوق درخت خاندادہ کو بھی تھا۔ گھوڑے کے ذکر پر ہی وہ اجلت میں قدم اٹھاتے یوسف خان سے پہلے ہی سیڑھیاں پھلانگنے لگا۔ ہم کھانا کا بندوبست کر لے، گلہ لئی تم بخت کو کمرہ میں چھوڑ دو، بانو خانم نے گہری سانس بھرتے کہا تھا۔ بخت نے ایک نگاہ اس لڑکی پر ڈالی جو بمشکل سے 18 کی تھی۔ خوبصورت آنکھیں، لمبے بال، سرخ و سفید رنگت، درمیانہ قد، وہ واقعی خوبصورت تھی۔ ایسا کیا دیکھ رہا ہے تم بخت؟ ہم خوبصورت نہیں ہے؟ اگر ہوتا تو درخت ہم کو چھوڑ کر تم سے شادی نہ کرتا۔ گلہ لئی کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وقت حیرت سے ایک چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو جانے کتنا غم پالے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صاف نفرت تھی بخت خان کے لیے۔ یہ سچ نہیں ہے گلہ لئی، درخت کو دی جان نے مجبور کیا تھا ورنہ وہ کبھی بھی انتہائی قدم نہ اٹھاتا۔ وقت کو دکھ ہوا تھا اس کے رونے پر۔ گلہ لئی اچانک سے ہنسی تھی۔ وقت حیرت سے اسے ہنستا دیکھ رہی تھی۔ گلہ لئی نے ایک نگاہ بخت خان پر ڈالی۔ سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، ستواں ناک، دراز قد، متناسب سراپا، سرخ و سفید رنگت میں وقار تھا۔ وہ گلہ لئی سے کئی درجے خوبصورت تھی۔ تم سچ میں پاگل ہے بخت خان، کیا تم نہیں جانتا ہم خان ہیں اور ہمارا مردوں کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا بخت خان۔ اگر اس نے تمہارا ساتھ نکاح کیا ہے تو اس کا مطلب وہ تم سے دل سے شادی کیا ہے، مجبوری میں نہیں۔ گلہ لئی کے اسپاٹ لہجے میں کہنے پر بخت کا چہرہ شدت سے سرخ پڑا تھا۔ آنکھوں کے سامنے درخت خاندادہ کا چہرہ لہرایا، کانوں میں اس کی شدت بھرے الفاظ گونجنے لگے تھے۔ وہ لب بھینجے خاموش کھڑی تھی۔ آؤ ہم تم کو کمرہ میں چھوڑ آتا ہے، گلہ لئی سنجیدگی سے کہتی آگے بڑھ گئی تھی۔ بخت خان خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ آنکھوں پر بھاری بوجھ محسوس کرتے اس نے بمشکل سے آنکھیں کھولی تھی۔ سر میں الگ درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ نیلی آنچ تھی، خوبصورت آنکھوں میں لالیاں چھائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ بیڈ پر جمائے سہارے سے اٹھی، سر بیڈ کراؤن سے ٹکائے وہ آنکھیں موندے گہری سانسیں بھرنے لگی۔ اٹھ گئی تم؟ اپنے نزدیک ترین کسی کی سرگوشی میں ڈھیلی آواز سنتے دیدم نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ وہ بے حد قریب بیٹھا اپنی گہری براؤن آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیدم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا تھا۔ دیدم نے جلدی سے دوپٹہ اٹھانے کی کوشش میں ہاتھ آگے پیچھے چلائے۔ ہاں کوئی ضرورت نہیں میری جان، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، تم ایسے بھی بیٹھ سکتی ہو میرے سامنے۔ وہ اس کے ہاتھ نرمی سے تھامتے محبت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ دیدم کے پورے وجود میں لرزراہٹ سی طاری ہوئی، چہرے پر سرخیاں گھل رہی تھیں۔ داریان نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا جو اس کے انداز پر گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اسے احساس ہوا ڈاکٹر نے اسے ٹھیک کہا، ویسے بھی بچے سے بہتر مصروفیت ایک ماں کے لیے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے نرمی سے کمر سے تھامے اپنی سمت کھینچ گیا۔ دیدم نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ داریان ان نیلی آنکھوں کی التجا پڑھ کر بھی اگنور کر گیا تھا۔ اسے نرمی سے سینے سے لگائے اس نے ایک ہاتھ دیدم کی کمر پر رکھا جو بے تحاشا کانپ رہی تھی۔ چہرہ پسینے سے تر ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دکھانا چاہتا ہوں تمہیں، دیکھو گی؟ اس کے چہرے سے چپکتی زلفوں کو وہ نرمی سے انگلی کی مدد سے پیچھے کرتے ناک اس کی ناک سے ملاتے بولا۔ دیدم نے بمشکل سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ داریان گہری سانس بھرتے اس کی پیشانی چومتے مڑا، قریب موجود دراز پر سے ایک البم اٹھاتے گود میں تکیہ رکھتے وہ البم اس تکیے پر رکھتے کھولا۔ دیدم اسے حیرانی سے دیکھتے البم کو دیکھنے لگی جس کا پہلا صفحہ داریان نے الٹا تھا۔
गुलाबी रंग की पठानी पोशाक में दराज कद कामत नीली आंखों वाली लड़की खड़ी थी, जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। वो मुस्कुराकर इस बच्चे को देख रही थी। दीदम ने गौर से इस लड़की को देखा। दारियान उसके चेहरे के तासुरात जांच रहा था, बड़ी बारीक बीनी से उसके चेहरे के बदलते रंग देख रहा था। ये कौन है? वो तज़्ज़ुब का शिकार हुई। वो पहली बार इसे खुद से मुखातिब कर रही थी, और वजह दीदारम थी। बेख्तियार दारियान के लबों पर आसूदगी भरी मुस्कान उभरी। ये दीदा है, मेरी दीदा, और तुम्हारी माँ। दारियान ने कदरे ठहर कर बड़े आराम से बताया था। दीदम का सांस एक लम्हे को रुका था। आंखों में झिलमिल करते आंसुओं का झरना बहने लगा था। आज मैं तुम्हारी मुलाकात अपनी दीदा से करवाऊंगा। यकीन मानो तुम्हें इनसे मोहब्बत हो जाएगी। वो फिर से उसके नजदीक होते बड़े एतमाद से बोला था। हवेली के मकीनों ने जाने कितनी ही बार दीदम को उसकी माँ से नफरत करने पर मजबूर किया था। वो बिन देखे भी इनसे खास उनसे नहीं रख पाई थी, मगर आज इन्हें देखते ही इसका दिल बोझल पड़ने लगा। आंखों के सामने धुंध सी छाने लगी थी। इनकी गोद में मौजूद 1 साल का बच्चा मैं हूँ, दारियान अब्बास खान। उसने सीने पर उंगली जमाए मजबूत लहजे में कहा, तो दीदम ने लब बुरी तरह से कुचले थे। इन्हें देखो, ये हैं शाहजैन मलिक। दीदारम की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इस हवेली में मुलाजम बनने वाला शख्स शाहजैन मलिक, तुम्हारे बाबा दीदम। अगली तस्वीर एक खूबरू मर्द की थी, जिसकी पर्सनैलिटी काफ़ी मुतासिर कौन थी। लबों पर शफकत भरी मुस्कुराहट, खूबसूरत मुस्कुराहट। दीदम बेसाख्ता ही सिसकी थी। दारियान के बाजू पर उसकी गिरफ्त हद दर्जा सख्त पड़ती गई थी। दारियान लब भींजे गहरी सांस भरते अगली तस्वीर खोल गया। वो दीदारम और शाहजैन मलिक के निकाह की तस्वीर थी, जिसमें दीदारम रो रही थी। कहीं से भी वो इस निकाह से खुश नहीं दिखाई दे रही थी। तुम्हारे बाबा ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो दीदा ने इन्हें इनकार कर दिया। वो रिश्ता लाए मगर हवेली में कोई नहीं माना। वो ज़बरदस्ती इनकी शादी किसी अहरे गहरे से करने वाले थे। जब मेहंदी की रात तुम्हारे बाबा फिर से आए थे, मगर दीदा ने फिर से इन्हें धुतकार दिया था। पर शाहजहान मलिक इन्हें एक शराबी के हवाले नहीं कर सका था, इसीलिए वो इन्हें ज़बरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गया। कुछ अरसे के बाद शायद दीदा खुश हुई वो इस आदमी के साथ, क्योंकि वो दीदा से बेतहाशा मोहब्बत करता था। मगर तुम्हारी पैदाइश के वक्त मेरे बाबा और सफियान खान इन्हें ढूंढ चुके थे। तुम्हारे बाबा को इसी लम्हे जान से मार डाला गया, और दीदा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। इसीलिए तुम्हारी पैदाइश के वक्त वो भी इस दुनिया से चली गई। वो इसी वक्त तुम्हारी पैदाइश के फौरन बाद तुम्हें मेरे नाम कर गई थी। दीद, तो मेरी इमानत थी बचपन से, इसलिए तुम मेरे पास हो और ताउम्र मेरे पास रहोगी। मेरी दीदा की बेटी हो तुम। वो उसके आंसू लबों से चुनता कहता चला गया था। दीदा मुसलसल रो रही थी। इसे तो किसी ने नहीं बताया था कि इसके माँ बाप के साथ क्या कुछ हुआ था। वो तो बस इनसे अनजानी सी नफरत करती आई थी, जो इस नफरत के काबिल नहीं थे। मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ है दीद। मैं छोटा था, मगर इतना छोटा भी नहीं जो कुछ समझ ना पाता। वो सर उसके सर से जोड़ते संजीदगी से बोला। दीदम ने भीगी आंखों से उसे देखा था। तुम्हें ये सब कुछ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि तुम इन हवेली वालों से डरना छोड़ दो, और इस बात से भी कि ये दारियान खान अपनी ज़िंदगी में तुम्हें कभी छोड़ेगा। इसलिए ये खौफ, ये वहम अपने छोटे से दिमाग से निकाल दो। आंखें छोटी किए हुए से घूरते हुए बोला। दीदम उसके सही अंदाजे पर सटपटा कर नजरें फेर गई। जल्दी से उससे दूर होते वो बेड से उतरने लगी, जब दारियान अब्बास खान ने उसे बाजू से जकड़ते अपनी सिमत खींचा। कहाँ? दाहिनी आईब्रू उचकाते वो संजीदगी से पूछने लगा, वो मुंह हाथ धोने। दीदम ने कुछ नहीं बन पाया था। वो बस इसकी तपिश ज़दा नज़रों से भागना चाहती थी। उसकी नज़दीकी दीदम की जान लबों पर ले आई थी। सुबह धो लेना, इनफेक्ट साथ धोएंगे। वो झुककर उसके नकूश को लबों से छूते दाहिनी आंख विंग करते दिलकशी से मुस्कुराया था। दीदम शर्म से सुर्ख पड़ती चेहरा उसी के सीने में छुपा गई, जिसने नरमी से उसकी पेशानी पर बोसा देते उसे मोहब्बत से समेटते अपने नजदीक किया था। बहुत कमाल का है आपका बागी मामू जान। वो एक लंबे चक्कर के बाद लॉन में उनके करीब रुका था। सफेद घोड़े की लगाम अब तक दर खानदादा के हाथ में थी, और आंखों में अजब सी रंगत नुमाया था। यूसुफ खान ने मुस्कुराकर उसे देखा। तो तुमने उसका नाम भी रख लिया, दर खान? इन्हें नाम काफी पसंद आया था। दरक के लब पुर असरायत से मुस्कुराए थे, से आंखों की चमक खैरा कर देने वाली थी। ज़िद्दी और हर धर्म चीज़ें मुझे बेहद अट्रैक्ट करती हैं, जैसे आपका ये घोड़ा। दरअ खानदादा ने मुस्कुराहट भरे अंदाज में कहते बागी को
की पीठ को सहलाया। इस घोड़े को काबू करने में इसे 1 घंटा लगा था। अंदर खाने पर सब इनके मुंतज़र थे और यहाँ इसे अपने शौक पूरे करने से फुर्सत नहीं थी। चलो आज से ये तुम्हारा हुआ। यूसुफ खान उसका शाना थपकते मोहब्बत से बोले तो दरक मुबहम से अंदाज में मुस्कुराते हुए सर झुका गया था। मुझे ये ऐसे नहीं चाहिए मामू जान, अगर आप उसकी कीमत नहीं बेटा जान, अपने मामू की तरफ से शादी का तोहफा समझ कर रख लो। वो इसे बीच में टोकते बोले तो दरक गहरी सांस भरते रह गया। अब इनसे बहस में वो हरगिज नहीं जीत सकता था। वो वहीं खड़े खुशगपियों में मगन थे। मुलाजम के पैगाम पर वो दोनों अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़े थे। दरक खानजादा लंबे लंबे डग भरते अपने कमरे की सिमत बढ़ा था, मगर अचानक उसके कदम वक्त की आवाज़ पर थमे। किसी मर्द की आवाज़ पर वो चौंका था। माथे पर बल समेटे वो बावर्ची खाने की तरफ बढ़ा, जहाँ पर मुराद खान पुश्त पर हाथ बांधे खड़ा दिलचस्प नजरों से बख्त खान को घूर रहा था। मुराद खान उसके मामू का बेटा ना होता तो वो यकीनन उसकी आंखें नोच लेता। बख्त जबड़े भींचते वो सुर्ख चेहरे समेत घुराया तो बख्त जो दूसरी तरफ रुख किए मुलाजमा को देख रही थी वो हड़बड़ा कर मुड़ी। दरक के सुर्ख चेहरे को देखते वो ठटकी। ठटका तो मुराद खान भी था। अरे दरक खान तुम कब आया? मुराद खान पुरजोश से अंदाज में उससे मुखातिब हुआ था। वो अभी अभी डेरे से लौटा था। गुललई से खाने का कहने वो बावर्ची खाने में आया तो सामने खूबसूरत लड़की को देखकर उसके कदम बेसाख्ता ही थमे थे। उससे गुललई क्या पूछा तो वक्त ने इसे बस इतना ही बताया था कि वो बाहर है, थोड़ी देर पहले ही हम आए हैं। दरक खान दादा चाहकर भी अपने आप को नॉर्मल नहीं कर पा रहा था और इसके सख्त तासुरात से मुराद खान को ये समझ आ गया था कि वो इसे देख चुका है वक्त को घूरते हुए। ये बीवी है मेरी मुराद खान, बख्तावर दरक खान दादा। इस तारुफ की ज़रूरत नहीं थी मगर फिर भी उसने सुर्ख नज़रों से उसे घूरते हुए बताया था। मुराद खफ़त से सर झुका गया जबकि दरक वक्त का हाथ थामे उसे अपने साथ लिए कमरे में दाखिल हुआ। क्या कर रही थी तुम वहाँ? वो इसे दरवाजे से पिन करते खूनख्वार निगाहों से घूरते हुए संजीदगी से मुस्तफसर हुआ। गुललई के पास ही वक्त स्पॉट लहजे में कहते कि निगाह उसके बेतहाशा सुर्ख चेहरे पर डालते लब भींच गई। गुललई के अल्फाज उसके कानों में बात गश्त कर रहे थे। दरक तुमने मुझसे निकाह क्यों किया? वो वॉशरूम की तरफ बढ़ते उसके अजीब से सवाल पर चौंक कर रुका था। क्या मतलब है, क्यों करते हैं शादी? माथे पर बल समेटे वो दू बदू गोया हुआ। गुललई से तुम्हारी शादी होनी थी, तुम जानते हुए भी दीजान के सामने कैसे हामी भर गए? वक्त की नजरें बड़ी बारीक बीनी से उसे खोज रही थी, जिसके शफाफ माथे पर ढेरों बल थे। गुललई से होनी थी मगर तुमसे हो गई। अब वो कहाँ से आई? मेरी बीवी तुम हो वक्त, इसलिए प्लीज अब इस फजूल सी बहस को बंद करो। वो चिढ़कर कहते वॉशरूम में घुसा था। क्या ये सच बोल रहा है या फिर ये वाकई में मुझे पसंद करता है? वक्त का दिमाग अब नए सवालों में उलझा पड़ा था। उसके मुताबिक तो सारे खान एक जैसे जालिम और सफाक थे जिनके लिए कोई जज्बा बिना बना ही नहीं। ज़ेगम खान से छुटकारा मिला तो दरक खान दादा ने इसे एक ही रात में उसकी औकात अच्छे से बावर करवा दी थी। मर्द माफ़ी मांगते हुए ये भूल जाता है कि उसकी गलती शायद इस काबिल नहीं कि उसे माफ़ किया जा सके। औरत का दिल शीशे जैसा शफाफ और नाजुक होता है। जो मर्द उसका महरम बनकर पहली मर्तबा उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए वो तो इसी वक्त इसी लम्हे अपना तन मन धन सब उसी के नाम कर देती है। मगर यहाँ भी मर्द सिर्फ अपनी सोचता है। माफ़ी भी किसी एहसान की तरह मांगी जाती है। जैसे बाद में झगड़ा हो तो ये याद दिलाया जा सके कि मैंने तो माफ़ी मांग रखी है। यहाँ वक्त वो औरत नहीं थी क्योंकि वो अंदर से मजबूत बाएतमाद लड़की थी। यहाँ 18 साल की कमसल गुलबहार वो लड़की थी जिसकी एक नादानी को इसका गुनाह बनाकर बहराम खानदादा ने खुद को ताउम्र के लिए उसका गुनाहगार बना दिया था, जिसका अदराक उसे जल्द होने वाला था। छोड़ो हमको, चलते हैं। बहराम के हाथ थामते ही वो बिफर गई, अचानक से छोड़ दी थी। वो भागती हुई अंदर दाखिल हुई, शाल शानों से कब की ढलक चुकी थी। डॉक्टर ने इसे जिन तरहम अमेज नजर निगाहों से देखा था, उसका जिस्म छलनी होकर रह गया था। इतना दर्द तो बहराम खान दादा की सफाकियत ने नहीं पहुंचाया था जितना एक औरत की तासुब भरी नजरों ने पहुंचा दिया था। गुल मेरा बच्चा। दीजान तो पहले से ही उसकी मुंतजर खड़ी थी। उसे अंदर आता देख वो उजलत में उसकी जानिब बढ़ी थी। गुलबहार इनसे लिपटते पूरी तरह से रो दी थी। नाजुक वजूद की लर्जाहट और बुखार की शिद्दत महसूस करते दीजान चौंकी। उन्होंने नरमी से उसे खुद से अलग किया। कैसा है हमारा बच्चा? वो इसके चेहरे को हाथों में भरते मोहब्बत से मुस्तफसर हुई। गुलबहार बस रोए जा रही थी। उसका यूं रोना दीजान के गुस्से को हवा दे गया था। बहराम खान तुम हमसे कह कर गया था कि हम पूछे किसने जलाया उसका हाथ, तुम अपना माँ से पूछो।
जिसका लिए चाय बनाता गुलबहार खान का हाथ जला है। दीजान सद नजरों से बहराम खान को घूरते हुए बोली। बहराम लम्ब भीजे भींजे मुड़ा था। करीब ही रोशाबा खानम आंखों में नफरत समेटे गुलबहार खान को घूर रही थी। मोरे, आप जानती हैं गुलबहार से काम नहीं होता, फिर भी आपने इसे चाय बनाने का कहा। वो अब कदम दर कदम चलते इनके करीब होते गोया हुआ। तो क्या सारा जिंदगी ऐसे ही फोहड़ रहेगा? अब ये हमने चाय बनाने का कहा था, मगर ये अपना हाथ जला बैठा, तो इसमें हमारा क्या कसूर? उनके गुस्से में किसी भी तौर कमी नहीं हो पा रही थी। बहराम खान दादा गुलबहार के लिए उनके रूबरू खड़ा सवाल कर रहा था। ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। जो भी हो मोरे, ये काम नहीं करती तो ना करे, आइंदा आप इससे कुछ नहीं कहेंगी। बहराम ने स्पाट चेहरे पर समेत इन्हें आगाह किया। जिनकी आंखों में आंसू झिलमिल करने लगे। उसका वजह से तुम्हारा बेटी मर गया। बहराम खान, तुम अब भी इस औरत का तरफदारी कर रहा है? क्या भूल गया तुम इसकी कम अकली की वजह से हमारा परी मरा? गुलबहार ने शिद्दत से अपनी लब बेदर्दी से काटे। ये गम, ये ताने तो इसे ताउम्र सहने ही थे। बहराम खान दादा की आंखों में लालियां से उमड़ी थी। पूरा वजूद आग में झुलसने लगा था। जैसे कुछ भी नहीं भूला मैं मोरे, जैसे कुछ भी नहीं भूला मैं मोरे, मुझे सब याद है। गुलबहार मेरी मुजरम है और इसे सजा देने का हक भी मेरे सिवा मैं किसी और को नहीं देता, इसलिए आप इससे दूर रहें। वो नजरें झुकाए बोला। दीजान जब जबड़े भींजे रोशाबा खानम को देख रही थी, जिनकी जबान काबू में नहीं आ रही थी। हाँ, अब ये तुम्हारा मामला हो गया बहराम खान। भूल गया तुम इसका बड़ी बहन, तुम्हारा बीवी होते हुए भी वो किसी गैर मर्द से इश्क लड़ाता रहा। पूरा 5 साल तुमने इस औरत को बर्दाश्त किया, जो माँ का दर्जे पर फायद होकर भी किसी दूसरे से इश्क लड़ाता रहा था। वो घटिया औरत। रोशाबा खानम, बेहतर है कि तुम अपनी जबान बंद रखो, वरना 2 सेकंड लगेंगे हम तुम्हारा ये जबान काट कर फेंक देगा। जी जान एकदम से गरजते हुए इन पर भरती थी। नाजिया खानम ने बेसाख्ता ही नजरें झुका डाली, जबकि गुलबहार खान ने यकीनी जबकि गुलबहार खान बेयकीनी से रोशाबा खानम और बहराम खान दादा को देख रही थी। ये झूठ बोल रहा है ना दीजान? हमारा गुल आपा ऐसा नहीं था, वो किसी दूसरे से प्यार नहीं करता था। गुलबहार खान हदियानी सी कैफियत में बड़बड़ाते हुए दीजान से पूछ रही थी, जो गहरी सर्द सांस भरते बहराम की तरफ मतवज्जो हुई। जाओ बहराम खान, अपनी बीवी को कमरा में ले जाओ, इसे आराम की जरूरत है। वो बिना गुलबहार खान को कोई जवाब दिए बहराम खान से बोली, जिसने संजीदगी से सर इस बात में हिलाया। गुलबहार खान के एहतजाज को वो सिरे से इग्नोर करता उसे जकड़ते हुए कमरे की जानिब बढ़ गया। बहुत ही मज़े का बना है खाना मेरी जान। वो खीर की डिश पीछे खिसकाते दरखानी को गहरी इस्तहकाक भरी निगाहों से देखते बोला। दरखानी के लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट दौड़ी थी। आंखें शर्म और हया से झुक गई। जी चाहता है कि उसके हाथ चूम लूं, जिसने इतना डिलीशियस खाना बनाया। वह बकायदा लोफरानापन पर उतर आया था। दरखानी के नाजुक हाथ को अपने मजबूत हाथ में जकड़ते वो नरमी से अपने लबों से छू गया। उसकी हरकत पर दरखानी बुरी तरह से सटपटाई। अपना हाथ वो एकदम से पीछे खींचने लगी। जब उसने झटके से अपनी सिमत खींचते वो नाक उसकी नाक से मिस करते सुरमई आंखों में देखे गया। माय लॉर्ड, ये बंदा बशर पूरा हक रखता है आप पर, इसलिए यूं तो मत झटके हमें। वो हद से ज्यादा शौक हो रहा था। दरखानी ने बेबसी से उसे मुल्तजी निगाहों से देखा, जिसकी बरफ्तगी लुटाती नजरें सुबह से ही इस बेचारे की जान पर बनी थी। हान प्लीज, वो मासूमियत से कहती रो देने वाली हुई थी। जान प्लीज। दरक से फिर से मजीद अपनी तरफ खींच गया। दरक लाला, इससे पहले कि वो मजीद कोई गुस्ताखी करता, बख्तियार खान की पुकार पर वो एकदम से इससे दूर हुआ था। क्या बात है बख्तियार खान, इतने घबराए हुए क्यों हो? दरक ने उसे देखते संजीदगी से पूछा। वो सिकंदर खान आया है, बख्तियार खान ने थूक निकलते एक नजर दरखानी पर डालते कहा था। सिकंदर खान के नाम पर दरखानी के चेहरे पर सफेदी छाई थी, जिसे देखते ही दरक ने लबों को जल्दी से तर किया। दरखानी, तुम कमरे में जाओ मेरी जान, मैं अभी आता हूँ। वह नरमी से इसके गाल पर हाथ रखते मोहब्बत पाश लहजे में बोला। खानन, कुछ नहीं होगा डार्लिंग, मैं हूं ना। तुम कमरे में जाओ, मेरे और अपने कपड़े प्रेस करो, तब तक मैं सिकंदर खान को प्रेस करके आता हूँ। वो शरीर लहजे में आंख दबाए बोला था। दरखानी बेसाख्ता ही मुस्कुराई तो जरक को सुकून था अपने वजूद में उतरता महसूस हुआ था। वो इसे कमरे में दाखिल होने तक देखता रहा था और फिर एकदम से कुर्सी तोड़ते उसने शर्ट का कॉलर दुरुस्त किया। चलो बख्तियार खान, तुम्हारी भाभी के बड़े से मिल लें, वो संजीदगी से बोलता अब आगे बढ़ गया था। बख्तियार खान ने मुस्कुराते हुए उसके अंदाज पर सनफी में झटका। मुझे डर लगता है आप मुझे छोड़ देंगे। नीली सहमी निगाहों से उसे देखते वो मासूमियत से बोली।
दारियान ने उसकी कमर के गिर्द हिसार और भी मजबूत कर डाला। अपनी मोहब्बत की शिद्दत से वो दीदम के हर खदशत को सिरे से मिटा देना चाहता था। काम वक्त तलब था, मगर इसे अपनी मोहब्बत अपने खलूस पर यकीन था। वो दीदम को मुकम्मल तौर पर अपनी मोहब्बत में रंग लेगा। दारियान ने नरमी से उसकी थोड़ी चूमते चेहरा उसके करीब किया। तुम मुझे मजबूती से थामे रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डार्क ब्राउन आंखों में ढेरों रंग समेटे वो मोहब्बत पाश लहजे में बोला तो दीदम ने सर्द सांस भरी। मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे? दूसरा सवाल कदरे झिझक कर पूछा था। दारियान ने सोचने की अदाकारी की, जिस पर दीदम के चेहरे पर थोड़ा सा खौफ तारी हुआ। मुझे जब भी गुस्सा आया तुम भागकर मेरे सीने से लग जाना, सारा गुस्सा हवा हो जाएगा मेरा। वो पेशानी उसकी पेशानी से टिकाते खूबसूरती से मुस्कुराया। उसकी जानलेवा मुस्कुराहट आंखों के लू देते जज्बात पर दीदम की घनी पलकें आरत पर झुकी थी। मुझे आगे पढ़ना है, क्या आप मुझे पढ़ाएंगे? तीसरा सवाल खासी उम्मीद से किया गया था, जैसे उम्मीद ना हो, मगर फिर भी दिल के हाथों मजबूर होकर वो पूछ बैठी थी। दारियन ने उसका हाथ थामे से नरमी से अपने सीने में मुंतकिल किया। एक शर्त पर। वो चेहरे पर बिखरती दीदम शाहजहान मलिक की जुल्फों की महक अपनी सांसों के रास्ते अनहेल करता, खुमार आलूद निगाहों से इस चांद से चेहरे को देखते हुए मुस्तफसर हुआ। शर्त? कैसी शर्त? नीली आंखों में घबराहट थी। दारियान इन रंग बदलती आंखों के हर रंग पर फिदा होता जा रहा था। ये खूबसूरती, ये दिलकशी और सबसे बढ़कर ये मासूमियत उसे किसी दूसरे वजूद की तरफ कभी माइल नहीं होने दे सकती थी। शर्त यह है कि तुम रोज रात को यूं ही मेरी बाहों में मेरे नजदीक सोया करोगी। मेरी मौजूदगी में तुम किसी किताब या किसी भी दूसरी चीज को अहमियत नहीं दोगी। वो शिद्दत पसंद था। दीदम के गालों का गुलाल बढ़ता जा रहा था। दारियान अब्बास खान ने नरमी से अपनी उंगलियों से इन सुर्ख गालों को छुआ। मुझे सबके सामने लाड नहीं करेंगे, मुझे शर्म आती है। वो झट से उसके सीने में सर छुपाते आंखें सख्ती से मींच कर बोली थी। दारियान अब्बास खान का कहका कमरे की दरो दीवार में गूंजा था, जिस पर दीदम मजीद खफत का शिकार हुई। सबके सामने नहीं, मगर अकेले में तो लाड कर सकता हूँ ना डार्लिंग। अगले ही लम्हे वो उसके रूबरू थी। दीदम ने पल भर के उसकी नजरों में झांका और फिर मजबूती से आंखें मौन गई। नमाज का वक्त हो रहा है। दूर कहीं से आती फजर की अजान की आवाज़ पर वो उसके हिसार में मिनमिनाई थी। तो चलो फिर आज मिलकर अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। वो उसका हाथ थाम कर बिस्तर से उतरा। उसके हम कदम होती दीदम जिंदगी में पहली बार दिल से मुस्कुराई थी। अभी तो इसे खुदा का शुक्र अदा करना था, हर नेमत के लिए, और सबसे बढ़कर दारियान अब्बास खान के लिए, जो एक फरिश्ता बनकर उसकी ज़िंदगी में आया था और उसकी ज़िंदगी को अपनी खुशबू से लम्हा ब लम्हा महकाता जा रहा था। हम कुछ पूछ रहा है आपसे बहराम खान, ये हमारा आपा ऐसा नहीं था। आप क्यों नहीं बोला उनके लिए? वो बुरी तरह से बिफरी अपने हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाते उसे पीछे धकेल गई थी। बहराम ने सख्त निगाहों से उसे घूरते हुए उसके हाथ को देखा, जहां पर बैंडेज हुई पड़ी थी। तो मैं इन झमेलों में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं गुलबहार खान। ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है कि वो मुझसे मोहब्बत करती थी या नहीं। इसलिए मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी मुझसे इस बाबत सवाल पूछे। वो लब भींच कर बोला था। गुलबहार का वजूद हल्का हल्का लरज रहा था। आंखें अलग मुसलसल होने के सबब सुर्ख हुई पड़ी थी। हम बच्चा नहीं रहा, हम सब जानना चाहता है, हम भी तुम्हारा बीवी है। हमको बताओ तुम किससे इश्क करता था? गुलबहार उसके मना करने के बावजूद भी चीख कर बोली थी। उसकी बर्दाश्त से बाहर था कि उसकी मरहूम बहन के किरदार पर सवाल उठाया जाए। लाजमन बहराम खानजादा ही किसी दूसरी औरत के इश्क में मुब्तला था, जिसका इल्जाम उसकी बहन के सर लगाया गया था। बहराम ने बगौर उसे देखा। सुर्ख आंखें, लरसते लब, सुर्ख हो रही नाक, बिखरे बाल, वो सरापा हुस्न थी। अपनी खूबसूरती से नवाकिफ वो ढेरों सवाल लिए इसके रूबरू खड़ी थी। बीवी हो तुम, हम पहले अच्छी बीवियों वाली जिम्मेदारियां निभाना सीखो गुलबहार खान। सीखो कैसे शोहर को खुश किया जाता है, कैसे खाना बनाकर उसको परोसा जाता है, कैसे एक अक्लमंद बीवी की तरह हर लम्हे सब्र किया जाता है। जब तुम ये सब सीख जाओगी तब बहराम खानजादा तुम्हें खुद बताएगा कि वो किससे इश्क करता है और उसकी बीवी का आशिक कोई था या फिर वो खुद। कमर पर उसके हाथ की गिरफ्त सख्त होती जा रही थी। गुलबहार की खूबसूरत आंखों से एक आंसू टूटकर रुखसार पर बहा था। वो यकटक उसे घूर कर देख रही थी और बहराम खानजादा उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा देख अलग इश्ताल में था। आप हमको मत सिखाओ, हम क्या सीखे क्या नहीं। पहले आप खुद सीखो एक शोहर को अपना बीवी से कैसा सलूक करना चाहिए, अच्छा शोहर कैसा होता है, ये सीखो आप। बात बात पर हमसे लड़ना बंद कर दो खान, हम जान से मार देगा तुमको। शहादत की छोटी सी उंगली उठाए वो इस कदर तैश में बोली थी
کہ بہرام خان زادہ کی آنکھیں تحیر کے مارے حد سے زیادہ پھیلی۔ وہ اپنے شانوں تک آتی اس نازک سی جان کو سر تپیک گھورتے اس کے نزدیک ہوا، جس کی آنکھوں میں آج کوئی خوف کوئی ڈر نہیں تھا۔ انٹرسٹنگ میری جان، تمہارا یہ روپ زیادہ دلچسپ ہے، بس خود کو ایسے ہی مضبوط رکھنا، تمہیں توڑنے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ وہ انگلیاں اس کے بالوں میں چلاتے اس کے کان کے نزدیک جھک کر اسے جھلساتی سانسوں کے بیچ بولا تھا۔ گل بہار خان نے پل بھر کو آنکھیں میچ کر گہری سانس بھری۔ چلو میری بہادر بیوی، ایک ساتھ سوتے ہیں۔ گل بہار خان کی جھکی تھوڑی کو اٹھائے وہ سنجیدگی سے کہتے اس کا ہاتھ تھامے بیڈ کی طرف بڑھا۔ گل بہار خان وہیں اسٹل ہوئی تھی۔ اس کے یوں رکنے پر بہرام خان زادہ نے مڑ کر اسے سرد نظروں سے دیکھا تھا، جس کی ہمت شاید ختم ہو گئی تھی۔ ہم نے پری کو مارا نہیں تھا خان، بس دبا دیا تھا۔ زندگی اور موت کا تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ پھر بھی تمہارا ظلم اس لیے سہ گیا، تم غصہ تھا، مگر اب کو غلطی سے بھی چھونا مت، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ سفید دانت پیستے ہوئے وہ گھرا کر بولی تھی۔ بہرام خان زادہ کے ماتھے پر ڈھیروں بل سمٹے، مغرور نقوش میں سرخیاں تیزی سے گھلتی چلی گئی۔ یہ بار بار دھمکی کس بات کی دے رہی مجھے؟ دھمکا نہیں رہا، تم کو آگاہ کر رہا ہے، وہ دو بدو سپاٹ لب و لہجے میں بولی۔ اب پیچھے ہٹو، کو دوا کھانا ہے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ بہرام خان زادہ جھنجھلاہٹ اور طیش کے عالم میں اس کی پشت کو گھورتے تن فن کرتے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ کہیے کیسے آنا ہوا سکندر خان؟ بیٹھک میں داخل ہوتے وہ صوفے پر براجمان سکندر خان سے مخاطب ہوا تھا، جس کی گہری سیاہ آنکھوں میں غصہ بھرا پڑا تھا۔ ہمارا ایک بیش قیمت ہیرا کھو گیا ہے زرق خان، اور ہم کو اطلاع ملا ہے کہ وہ ہیرا تم چوری کر کے لے گیا ہے۔ ہم نے سوچا کہ خیر کچھ دن دل بہلا لے، پھر ہم اپنا ہیرا اپنے ساتھ لے جائے گا، سکندر خان نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سرد لہجے میں کہا تھا۔ زرق خان زادہ کی سنجیدگی بھری نگاہیں اس پر ٹکی تھی۔ تو پھر آپ نے غلطی کر دی سکندر خان، بیش قیمتی ہیروں کو کھویا نہیں کرتے، ورنہ کوئی میرے جیسا قدردان انہیں چرا کر لے جاتا ہے۔ لبوں پر یک طرفہ مسکان سمیٹے وہ دلکشی سے مسکرا پڑا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتے سکندر خان کا چہرہ آگ کی بھٹی کی مانند سرخ پڑا۔ کسی کا اتنا جرأت نہیں جو ہمارا ہیرا چرا کر لے جائے، ہم اسے پھاڑ کر رکھ دے گا۔ سکندر خان گرجا تھا۔ زرق خان زادہ نے خفیف سا مسکراتے ہوئے سر نفی میں جھٹکا۔ پھر دیر کس بات کی ہے، پھاڑ ڈالیے خانزادہ صاحب، کیونکہ آپ کا بیش قیمتی ہیرا سچ میں زرق خان زادہ چرا بیٹھا ہے۔ اب کی بار اس نے ہلکی بڑی بیئڑ پر ہاتھ پھیرتے آنکھ دبائے بے باکی سے کہا تھا۔ سکندر خان بری طرح سے بلبلاتا ہوا اپنا ضبط کھوتے اٹھا۔ دور رہ کر بات کرو تم سکندر خان، ورنہ ہم تم کو جان سے مارنا میں ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا۔ بختیار خان ایک دم سے اس کا گریبان جکڑ کر اسے زرق خان زادہ کی طرف جانے سے روک چکا تھا۔ اوے خبیث کا بچہ، ہمارا لالا کا گریبان چھوڑ۔ سکندر خان کا چھوٹا بھائی دھاڑتے ہوئے بختیار خان کی طرف بڑھا۔ گالی مت دینا سمندر خان، وگرنہ ہم تمہارا لالا کو بعد میں، پہلے تمہیں جان سے مارے گا۔ زرق خان زادہ اس کی گالی دینے پر بفر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم تم کو آگ لگا دے گا خان۔ سکندر خان دھاڑا۔ شوق سے لگانا، مگر مٹی کا تیل استعمال مت کرنا، وہ کیا ہے نا، مجھے اس سے الرجی ہے۔ ناک پر چڑھائے وہ اب اس کی دھمکیوں کو مذاق میں اڑا رہا تھا۔ ہم تم کو دیکھ لے گا خان۔ شہادت کی انگلی اٹھائے وہ گرجا تھا۔ ابھی جی بھر کے دیکھ لو سکندر خان۔ ویسے آپس کی بات ہے، میری پیاری بیوی، درخانی کے مطابق مجھ سے حسین مرد اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ تم بھی دیکھ کر ارمان پورے کر لو، میں روکوں گا نہیں۔ اب کی بار وہ اس کے نزدیک جاتے شانوں پر موجود نہ ہونے والی گرد اڑاتا اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑا گیا تھا۔ لفظ بیوی پر سکندر خان کا چہرہ دھواں دھواں ہوا۔ بیوی؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اسے لگا تھا کہ زرق خان زادہ درخانی کی خوبصورتی سے گھائل ہو گیا ہے، مگر اسے یہ ہرگز علم نہیں تھا کہ وہ اس سے نکاح کر چکا ہے۔ مذاق ختم ہوا سکندر خان، اب مدعے کی بات سنو۔ جو لڑکی تمہارے گھر سے بھاگی وہ تمہاری ونی تھی، جو لڑکی اب میرے گھر میں ہے وہ اس خان کی عزت ہے، میری بیوی ہے وہ۔ درخانی کی طرف اٹھتی ہر غلط نگاہ کو میں نوچ کر پھینکنے میں جھجکوں گا ہرگز بھی نہیں۔ وہ اپنی جنون خیز نگاہیں اس پر گاڑتے ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے بولا تھا۔ تم پاگل بنا رہا ہے ہم کو، تم ایک لنگڑا لڑکی سے شادی، خبردار، وہ بیوی ہے اب میری، اور تم خاندانی پٹھان ہو، اس لیے اب تک تمہارا چہرہ سلامت ہے۔ امید ہے اب عزت اور تمیز کے دائرے میں رہ کر اپنی بہن کو مخاطب کرو گے تم۔ زرق خان زادہ ٹکا کر اس کے منہ پر مار رہا تھا، اور سکندر خان دھواں دار چہرے سے اس مرد کو گھور رہا تھا جس نے اسے کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ درخانی کے باپ نے تمہیں ونی میں اسے دیا تھا، اب تمہارا معاملہ اس سے ہے، جاؤ اور جا کر اس سے حساب مانگو۔ خدا حافظ سکندر خان۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ بیٹھک سے نکلتا چلا گیا۔ کیا یہ واقعی خان حویلی کا بیٹا ہے؟ سمندر خان نے متعجب سی
नज़रों से उसकी चौड़ी पेश्त को देखा था। यहाँ आने से पहले वो जिन मालूमात के सहारे यहाँ आए थे, इस हिसाब से अब तक वो लड़की इनके पहलू में होती, मगर यहाँ आने के बाद इन्होंने इसे एक झलक देखा तक नहीं था। हाँ, ये खान हवेली का बेटा है, कुछ सख्त मिजाज है हमारा लाला, इसलिए हवेली वालों से इनका बनता नहीं है। बख्तियार खान ने बताना ज़रूरी समझा था, जबकि सिकंदर खान और समंदर खान खामोशी से खाली हाथ लौट गए थे। अपनी रवायतों के तहत वो अब दरखानी को कुछ नहीं कर सकते थे। पठान कबीला में औरत का निकाह अगर एक बार किसी मर्द से हो गया तो वो औरत मुकम्मल हो पर इस मर्द की होती है, और पूरा कबीला इस औरत को इज्जत की निगाहों से देखने का पाबंद हो जाता है। इसलिए वो दोनों खान खामोशी से वापस लौट गए। क्या इरादा है आगे का दरक? पढ़ाई तो तुम मुकम्मल कर चुका है। खाने के बाद कहवे का दौर चला था। बख्त खान गुलालई के साथ एक सिमट बैठी थी, जबकि दरक मुराद खान और यूसुफ खान के साथ बैठा था। मामू जान, मैं सोच रहा हूँ लाला के साथ मिलकर हॉस्पिटल की इमारत तैयार करवा लूँ, फिर उसके बाद मुझे कोर्स के लिए लंदन जाना है। पीछे से लाला मेरे पास आने तक हॉस्पिटल संभालेंगे। दरक खान दादा ने संजीदगी से अपने मामू को अपने फ्यूचर प्लान से आगाह किया था। बहुत अच्छा बात है बेटा, हमारा किसी भी किस्म का कोई मदद चाहिए हुआ तो हमको बताना, यूसुफ खान ने मुस्कुराकर कहा था। वो बातों में मसरूफ था जब गुलालई बख्त को अपने साथ लिए हवेली के बैरूनी हिस्से की तरफ बढ़ी। बख्त खान, ये देखो, ये हमारा सबसे प्यारा घोड़ा है। वो इसे तबेले में ले गई थी तबेले में ले गई थी। अपने इतने सारे घोड़ों को देख वक्त के चेहरे पर पुरजोश तासुरात उभरे। गुलालई, ये तो बहुत प्यारे हैं, क्या तुमने कभी इनकी सवारी की है? वो पुरजोश सी पूछ रही थी। गुलालई ने सुनते मुस्कुराकर सर इस बात में लाया। हाँ, सारा घोड़ा हमारा बाबा अपना शौक से लाया है। और ये वाला, इसको देखो तुम, ये वाला जमर है और ये दरक का घोड़ा है, और जब भी यहाँ आता है इसका सवारी लाजमी करता है। गुलालई इस यार रंग के घोड़े को छूते इश्तियाक से वक्त को बता रही थी, जिसकी खूबसूरत आंखों में ढेरों रंग उमड़े थे। वो आगे बढ़ी और जैसे ही इसने जमर को छुआ, वो फंकारते हुए सर से दूर होने का इशारा कर गया। वक्त डर के मारे खौफजदा से पीछे हुई। तुम ठीक है ना वक्त? ये बड़ा जिद्दी है, दरक के अलावा इसको कोई हाथ लगाए इसको सख्त ना पसंद है। गुलालई इसके करीब जाते बोली तो वक्त ने गुस्से भरी नजरों से इस घोड़े को घुरा। यहाँ क्या कर रही हो तुम दोनों? दरक की गंभीर आवाज पर वो दोनों एक साथ ही पलटी थी। दरक, हम तुम्हारा औरत को तुम्हारा जमर से मिलवा रहा है, मगर ये जमर इसको हाथ नहीं लगाने दे रहा। गुलालई ने आसूदगी भरी मुस्कान लबों पर सजाए कहा तो दरक खानदादा की गहरी नजरें अब इस नाजुक वजूद पर टिकी थी। वो होंठ कुचलते जमीन को घूर रही थी। दरक को इग्नोर करने की पूरी कोशिश की गई थी। दरक भारी कदम उठाते आगे बढ़ा तो बख्तावर खान ने अपने जैसे जिद्दी की सवारी करना चाहती है तो बख्तावर खान अपने जैसे जिद्दी की सवारी करना चाहती हैं। गुलालई वहां से जा चुकी थी। उसकी पुश्त को देखते वो पुश्त पर हाथ बांधे तंज करते अंदाज में बोला। वक्त ने गुस्सीली निगाहों से उसे देखा। मैंने कब कहा कि मुझे इसकी सवारी करनी है? तुम्हारा घोड़ा भी तुम्हारी तरह अजीब है, तुम ही बैठो इस पर। वो तड़क पड़ी थी। हकीकतन इस घोड़े का यूं गुस्सा करना वक्त को बुरा लगा था। दरखान दादा की नजरों में इसका एक मर्तबा था, एक इमेज थी जो इस घोड़े ने बुरी तरह से बिगाड़ डाली थी। वो अपने रोब और दबदबे से उसे डरा कर रख रही थी, और ऐसा बख्त खान को लग रहा था। उसके बरक्स उसकी बात पर दरक खान दादा के लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट उमड़ी। वो दो कदम उसके नजदीक हुआ। बख्त खान उसके बराबर आती थी। मगरूर नकूश में घुलती सुर्खियां, खूबसूरत आंखों में झंझलाहट और नाजुक लबों पर बिखरी सुर्खियां, सब कुछ इस माहौल को मजीद ख्वाबनाक बना गया था। दरक उसे गहरी इस्तेहकाक भरी नजरों से देखते अचानक अपने नजदीक खींचते सीने में भींच गया। ये दरक खान दादा की पसंद है और तुम दरक खान दादा की बीवी। तारुफ करवाना तो लाजिम है मिसेस खानदादा। कान के करीब उसकी जानलेवा सरगोशी पर वो लम्हों में सुर्ख पड़ी थी। उसका हिसार और सबसे बढ़कर उसकी नजरें वक्त को अजीब शर्म में मुब्तला कर रही थी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।